हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में बिजली चमकते वक्त आपको बिजली पहले क्यों दिखाई देती है और आवाज़ बाद में क्यों आती है? या क्या आप जानते हो कि पहाड़ों पर जाके चिल्लाने से आवाज़ गूंज कर हमारे कानों में वापस आती है, लेकिन अगर हम रूम में बैठ के चिल्लाएं तो ऐसा कुछ नहीं होता? या क्या आपको पता है कि जब कोई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ट्रैवल करता है तो उसके साथ साथ एक बहुत ही तेज़ बूमिंग आवाज़ भी ट्रैवल करती है? आज के लेक्चर में हम जानेंगे इन्हीं सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर, और इन सब के आंसर्स हमें मिलेंगे स्टडी ऑफ साउंड से। तो चलिए यार, स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ यार, सबसे पहले देख लेते हैं जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। सेकंड इज़ सोनिक बूम एंड मैक नंबर। Third topic will be reflection of sound, and the final topic will be echo and reverberation. तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं जो कि है स्पीड ऑफ साउंड। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि साउंड किस तरह से प्रोपेगेट कर रही है, या फिर आसान भाषा में कहें तो किस तरह से ट्रैवल कर रही है। अब देखो यार, कोई भी चीज़ अगर ट्रैवल करती है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड तो होती है ना। अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरी भी कोई ना कोई स्पीड होगी। इसी तरीके से साउंड की भी स्पीड होती है, उसी को हम बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड। अब ये डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है। हमने देखा है कि 3 मीडियम में साउंड ट्रैवल कर सकती है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो अब हम जान लेते हैं कि हर एक मीडियम में साउंड की स्पीड किस तरीके से वेरी करती है। देखो, हमें पता है कि साउंड का जो प्रोपोगेशन होता था वो ऑसिलेशन की वजह से होता था। जब किसी भी मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करते थे तो साउंड प्रोपोगेट करती थी। अब इससे ही हम सोच सकते हैं यार कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, तो उनमें जो ऑसिलेशन होता है वो बहुत जल्दी ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। मैंने अपने साइड वाले पार्टिकल को धक्का दिया, उसने अपने साइड वाले पार्टिकल को धक्का दिया, तो जो जितना पास होगा वो उतनी जल्दी धक्का दे पाएगा ना। तो इस तरीके से साउंड स्पीड सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े और ज़्यादा दूर होते हैं, तो इसलिए एक दूसरे को धक्का मारने में उन्हें थोड़ा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से जो साउंड की स्पीड है वो थोड़ी स्लो हो जाती है लिक्विड्स के अंदर। गैस में जब हम आते हैं तो पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से, तो उनको एक दूसरे को धक्का मारने के लिए काफ़ी ज़ोर आजमाइश करनी पड़ती है, तो इसी ज़ोर आजमाइश में उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो इसी की वजह से साउंड की जो स्पीड होती है वो एयर में सबसे ज़्यादा स्लो होती है। अब साउंड की स्पीड एक और चीज़ पे डिपेंड करती है यार, और वो चीज़ है टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो साउंड की स्पीड तेज़ होती है। अगर आपका टेम्परेचर कम होता है तो साउंड की स्पीड भी कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हम चलते हैं मीडियम में मौजूद मॉलिक्यूल्स के पास। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और अगर किसी चीज़ की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा तेज़ी से ऑसिलेट और वाइब्रेट कर सकता है। तो पार्टिकल्स तेज़ी से वाइब्रेशन चालू कर देते हैं, और जितना तेज़ वाइब्रेशन उतना तेज़ साउंड का प्रोपगेशन, है ना। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, वाइब्रेशन बढ़ेगा और स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। तो अगर गर्मियों में मैं अपने से 20 मीटर दूर खड़े मोहन को आवाज़ लगा रहा हूँ तो उसको मेरी आवाज़ एकदम से सुन जा रही है, लेकिन अगर सर्दियों में मैं मोहन को आवाज़ लगाता हूँ 20 मीटर दूर से ही, तो वो मेरी आवाज़ पे लेट रिस्पॉन्स करता है, क्योंकि उसको मेरी आवाज़ थोड़ी सी देर में सुनाई देगी। ठीक है ना। तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब हम एयर के अंदर साउंड की स्पीड को मेज़र करते हैं तो साउंड की स्पीड आती है 344 मीटर पर सेकेंड। वहीं अगर हम लाइट की स्पीड देखें तो एयर में लाइट की स्पीड होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप देख ही सकते हो कि लाइट की स्पीड साउंड से कई गुना ज़्यादा है। यही कारण है कि जब बिजली चमकती है तो लाइटनिंग तो हमें बहुत देर पहले दिख जाती है, लेकिन साउंड हमारे तक थोड़ा लेट आ पाती है, क्योंकि लाइटनिंग हवा में ट्रैवल करते हुए हमारे पास बहुत तेज़ी से आ जाती है
और साउंड की स्पीड बेचारी थोड़ी कम है, इसीलिए हमें लाइटनिंग की आवाज़ सुनने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब देखो यार, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोनिक बूम। देखो, स्पीड ऑफ साउंड हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से तेज़ ट्रेवल करता है, मतलब कि अगर उसकी स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो जाती है, तो हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अब इसके एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, जैसे कि कुछ मिलिट्री के एयरक्राफ्ट होते हैं कई सारे इस टाइप के, जो कि बहुत तेज़ सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल करते हैं, है ना। तो देखो, अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो साउंड वेव्स होती हैं वो चारों तरफ ट्रेवल करती हैं उस पॉइंट सोर्स से, है ना। समझो मैं अगर बोल रहा हूँ तो मेरी जो साउंड है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रही है, वो चारों तरफ जा रही है बराबर बराबर, है ना। अब सोचो अगर मैं इतनी तेज़ ट्रैवल करने लगूं कि मैं अपनी साउंड वेव से ही आगे निकल जाऊं, तो ऐसा ही कुछ होता है यार सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट्स के साथ। अब ये लोग इतनी तेज़ ट्रैवल करते हैं कि इनकी जो साउंड होती है वो इनसे पीछे छूट जाती है, मतलब एयरक्राफ्ट आपके ऊपर से निकल जाएगा और उसकी साउंड आपके पास कुछ टाइम बाद आएगी। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं ये शॉक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। अब ये शॉक वेव्स क्या होती हैं, ये जब आपकी साउंड वेव्स एक जगह पे बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाती हैं ना, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, ठीक है, वो बहुत ही तेज़ वाइब्रेट करने लगती हैं, वही होती हैं आपकी शॉक वेव्स। तो जैसे जैसे सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट आगे जाता रहता है वो अपने पीछे पीछे शॉक वेव्स छोड़ता हुआ जाता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए कभी भी ग्राउंड पे अगर आप खड़े हुए हो और आपके ऊपर से कोई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जा रहा है, जब वो आपके ऊपर से जाएगा उस टाइम तो आपको उसकी आवाज़ नहीं आएगी, लेकिन जैसे वो थोड़ा आगे चला जाएगा उसके पीछे पीछे उसकी शॉक वेव आ रही होगी, जो एकदम से बहुत ही तेज़ बूमिंग आवाज़ आपको देगी और बहुत ही तेज़ वाइब्रेशन क्रिएट करेगी। अगर आपके आसपास कहीं दरवाजे या खिड़कियाँ होंगी तो वो एकदम से कांपने लगेंगे। तो यार मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगा कि अगर कभी कोई सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट आपके ऊपर से गुजर रहा है तो कहीं शेल्टर में जाके खड़े हो जाओ, वहाँ पे हीरोपंती मत दिखाओ, वरना आपको हर्ट भी हो सकता है ना। अब देखो यार, इसी के अंदर एक नया नाम आता है, वो है मैक नंबर। मैक नंबर का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड। तो मैक नंबर कुछ नहीं है यार, मैक नंबर सिंपली एक यूनिट है स्पीड मेज़र करने की, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट सुपरसोनिक स्पीड में ट्रैवल कर रहा है तो हम जनरली उसकी स्पीड को मैक नंबर से शो कर देते हैं। अब मानो मैं बोल रहा हूँ कि कोई एयरक्राफ्ट है जो कि मैक 3 स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से 3 गुना ज़्यादा है ना। तो ये हो जाता है आपका मैक नंबर। अब देखो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के पास, जो है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन सुनते ही हमारे दिमाग में आता है लाइट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। तो देखो, जिस तरीके से लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, सेम उसी तरीके से साउंड के सामने भी अगर कोई ऑब्स्टेकल आता है तो साउंड उससे टकरा के रिफ्लेक्ट बैक होती है, और साउंड भी रिफ्लेक्शन के वही लॉ फॉलो करती है जो कि लाइट करती है। अब रिफ्लेक्शन का लॉ क्या बोलता है? देखो, रिफ्लेक्शन का लॉ बोलता है कि अगर इंसिडेंट वेव आके किसी सरफेस पे टकरा रही है और वो रिफ्लेक्टेड वेव में कन्वर्ट होके जा रही है, तो जो इंसिडेंट एंगल होगा वो आपके रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होगा। अब ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल कौन सा होता है? इंसिडेंट एंगल होता है आपके नॉर्मल टू द सरफेस और इंसिडेंट वेव के बीच का एंगल, और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है आपके नॉर्मल ऑफ द सरफेस और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच का एंगल, है ना। तो देखो, इसी चीज़ को समझने के लिए आपके एनसीईआरटी में भी एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। अब देखो, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने 2 पाइप लिए हैं, ठीक है, और उन दोनों पाइपों को दीवार के बहुत पास रखा हुआ है। एक पाइप के एक एंड पे उन्होंने एक वॉच को रखा हुआ है और दूसरे पाइप पे कान लगा के वो सुन रहा है कि वॉच की टिक 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 उसको सुनाई देती है कि नहीं देती है। तो जिस इंसिडेंट एंगल पे उसने पहले पाइप को रखा हुआ है, जब वो दूसरे पाइप को भी सेम उसी एंगल पे रखता है तो उसको उस टिक टिक की आवाज़ बहुत तेज़ और साफ सुनाई देती है। जैसे ही वो दूसरे वाले पाइप को थोड़ा बहुत बेंड करता है
तो उसको उस टिक टिक की आवाज़ थोड़ी कम सुनने लगती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उसमें इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों एंगल इक्वल होंगे तो आपको जो साउंड वेव है वो बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। अगर आप रिफ्लेक्शन एंगल को थोड़ा सा चेंज करोगे तो आपके साउंड वेव की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से ही रिलेटेड है हमारे अगले टॉपिक जिनको हम समझते हैं। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम बोलते हैं इको। तो इको की अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो होती है हियरिंग द सेम साउंड अगेन एंड अगेन आफ्टर अ स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल इज़ कॉल्ड इको। अगर इसे आसान भाषा में बोलें तो जब आपको कोई सेम आवाज़ बार बार रिपीट होके सुनाई देती है उसी को हम इको बोलते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हो, चिंटू पहाड़ पे बैठा हुआ है और चिल्ला रहा है सब्सक्राइब 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 सब्सक्राइब। तो देखो किस तरीके से चिंटू की आवाज़ बार बार टकरा कर वापस आ रही है। लेकिन अगर चिंटू अपने रूम में जाके बैठता है और बोलता है सब्सक्राइब तो उसकी आवाज़ टकरा के वापस नहीं आती। अब देखो इतनी बात तो हम समझ सकते हैं कि इको हो क्यों रहा है। इको हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की वजह से। साउंड सामने जाके टकरा रही है और फिर वही साउंड वापस हमारे कानों में आके सुनाई दे रही है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर हमेशा ऐसा क्यों नहीं होता है, सिर्फ पहाड़ वाले केस में ही ऐसा क्यों हो रहा है। देखो इसके पीछे जो लॉजिक है वो रिलेटेड है हमारे ब्रेन से। अगर हम कोई भी आवाज़ को सुनते हैं तो 0.1 सेकंड के टाइम तक हमारा ब्रेन उस आवाज़ को अपने पास रखता है। यानी कि कोई दो अलग अलग आवाज़ सुनने के लिए हमारे ब्रेन को कम से कम 0.1 सेकंड का टाइम चाहिए। अगर हम 0.1 सेकंड से कम टाइम में उसको दोबारा से कोई आवाज़ सुनाएंगे तो वो दूसरी आवाज़ को पहचान नहीं पाएगा। तो जब हम रूम में बैठे हुए होते हैं और हम सब्सक्राइब चिल्लाते हैं तो सामने की दीवार हमारे से इतना पास है और साउंड की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ है कि वो उससे टकरा के हमारे कान में दोबारा से इतनी जल्दी पहुंच जाती है कि उसमें 0.1 सेकंड का टाइम लग ही नहीं पाता। उसमें मान लो 0.001 या 0.002 सेकंड का ही टाइम लगा तो हमारे ब्रेन को सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार सुनाई दिया। दूसरी बार वाला रिफ्लेक्टेड जो सब्सक्राइब आया वो हमको सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब हम पहाड़ पे बैठे हुए हैं और सब्सक्राइब चिल्ला रहे हैं तो दूसरे पहाड़ तक जाने में और उससे टकरा के वापस आने में साउंड को टाइम लग जाता है। और ये जो टाइम होता है 0.1 सेकंड से ज़्यादा का टाइम होता है। तो इसीलिए जो रिफ्लेक्टेड साउंड आती है हमारा ब्रेन उसको कैच कर लेता है और हमारा ब्रेन पहचान जाता है कि दोबारा से वही साउंड बोली जा रही है सब्सक्राइब सब्सक्राइब। और यही प्रोसेस चलता रहता है। जैसे जैसे साउंड और ट्रैवल करती रहती है वो हल्की पड़ती जाती है और आफ्टर 4-5 रिफ्लेक्शन के बाद हमें साउंड सुननी बंद हो जाती है। अब देखो यार, अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि इको सुनने के लिए मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए हमारे और रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच में, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो हम जानते हैं कि 22 डिग्री सेल्सियस स्पीड ऑफ साउंड होती है 344 मीटर पर सेकेंड और हमें जो टाइम पीरियड चाहिए साउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए वो है 0.1 सेकेंड। तो अगर साउंड को हमारे माउथ से निकल के रिफ्लेक्टेड सरफेस पे जाके टकराने और टकरा के वापस हमारे कानों तक आने में 0.1 सेकेंड से ज़्यादा का टाइम अगर लगा तो यानी कि हमें इको सुनाई देगा, है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो हम ले लेते हैं हमारे माउथ से लेके रिफ्लेक्टेड सरफेस प्लस रिफ्लेक्टेड सरफेस से लेके हमारे ईयर तक की डिस्टेंस, है ना। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। इसको हम इक्वल रख देते हैं 344 मीटर पर सेकेंड इनटू जो टाइम हमें चाहिए वो है 0.1 सेकेंड। तो हमें जो डिस्टेंस मिल जाता है वो मिल जाता है 34.4 मीटर। अब ये 34.4 मीटर हमसे रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच का डिस्टेंस प्लस रिफ्लेक्टेड सरफेस से हमारे बीच का डिस्टेंस है। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें वो डिस्टेंस मिल जाएगा जितनी डिस्टेंस पे वो सरफेस हमसे होना चाहिए, जो कि है 17.2 मीटर। तो अगर आपसे 17.2 मीटर दूर कोई दीवार है
या फिर 17.2 मीटर से ज़्यादा दूर पे कोई दीवार है और बीच में कुछ भी नहीं है तो आपको इको सुनाई देगा। अगर आपके कमरे की दीवारें इससे छोटी हैं तो फिर आपको इको सुनाई नहीं देगा। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन आप सोच सकते हो कि इको का छोटा भाई है। इसमें क्या होता है ना, आपको जो साउंड सुनाई देती है वो 0.1 सेकंड से पहले सुनाई दे जाती है रिफ्लेक्टेड साउंड, लेकिन इसमें जो साउंड का रिफ्लेक्शन होता है वो मल्टीपल टाइम्स होता है। मतलब कि 30, 40, 50, 60, 100 बार साउंड रिफ्लेक्ट होती रहेगी, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी लेकिन वो बहुत बार रिफ्लेक्ट होगी। इको के केस में सिर्फ 3-4 बार साउंड रिफ्लेक्ट होने के बाद उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आपको सुननी बंद हो जाती है क्योंकि उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ जाता है। लेकिन रिवर्बरेशन के केस में आपकी साउंड को रिफ्लेक्ट होने का पूरा मौका मिलेगा और आपके ब्रेन को वो साउंड डिस्टिंक्ट तो नहीं लग पाएगी, लेकिन वही जो पहली वाली साउंड है वो आपके ब्रेन में थोड़ा लंबे टाइम तक टिकी रहेगी। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, आप कभी मंदिर की घंटी बजाते हो, अगर वो घंटी किसी बड़े हॉल में रखी हुई है, वो जो उस घंटी की आवाज़ है ना, टन, वो आपके दिमाग में बहुत देर तक घूमती रहती है। आपको टन 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 ऐसे 3-4 बार नहीं सुनाई देगा। अगर ऐसे सुनाई देता तो वो इको हो जाता, लेकिन आपको एक ही बार सुनाई देगा, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट होगा वो आपके पास ज़्यादा देर तक रहेगा क्योंकि वो जो टन की आवाज़ है वो आसपास की दीवारों से रिफ्लेक्ट होती रहेगी और आपके कान में 0.1 सेकंड के अंदर कई बार अंदर बाहर हो जाएगी, जिसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट आपके कानों में बहुत देर तक बैठा रहेगा। इसी इफ़ेक्ट को हम रिवर्बरेशन बोलते हैं। अब इस इफ़ेक्ट की वजह से हमें जो होता है सुनने में दिक्कत होती है। आपने नोटिस किया होगा, अगर आप किसी बड़े हॉल में चले जाओ और वो हॉल बिल्कुल खाली है, उसमें कोई सामान नहीं रखा हुआ है, उस हॉल में आप अगर एक दूसरे से बातें करोगे तो आपको एक दूसरे की बात समझने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि आपको आपकी आवाज़ें थोड़ी गूंज के सुनाई देती हैं। वही रिवर्बरेशन है। अब इस रिवर्बरेशन को कम किया जा सकता है अगर रिफ्लेक्शन को कम कर दिया जाए साउंड की। तो हम क्या करते हैं, उस हॉल के अंदर साउंड एब्जॉर्बिंग सामानों को रख देते हैं, जैसे कि फर्नीचर हो गया, ठीक है, आपके कार्डबोर्ड हो गए, ठीक है, इस टाइप के सामान हम वहाँ पे रख देते हैं जिससे कि आपकी साउंड एब्जॉर्ब हो जाए और वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट ना हो। इससे आपका रिवर्बरेशन कम हो जाता है। तो जहाँ पर भी कोई ऐसा कंसर्ट हॉल होता है या फिर आपका पिक्चर हॉल होता है, वहाँ पे सब जगह पे इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आपकी आवाज़ बार बार ना गूंजे। इसी के हिसाब से वहाँ पे सीटिंग रखी जाती है और वहाँ की जो वॉल होती हैं वो भी साउंड एब्जॉर्बिंग होती हैं, जिससे कि आपको आवाज़ सुनने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना यार। तो ये आपकी आज की क्लास ओवर हो जाती है। अगर आपको ये लेक्चर यूज़फुल लग रहे हैं और अच्छे लग रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो। हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।